नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक में नया टॉपिक सेल बायोलॉजी। मैं हूं शैलेश तिवारी, आपका दोस्त। आपका आपके चैनल नटराज आईएएस पीसीएस में मैं स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। साइटोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल किसे कहते हैं। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल, ये तीन चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान अपना देना है। साइटोलॉजी शब्द कहते किसे हैं? साइटोलॉजी क्या है? साइंस की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करेंगे, साइटोलॉजी कहलाएगा। यहां पर वही ऑप्शन लिखे हुए हैं: स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का अध्ययन, सेल का अध्ययन, एनिमल सेल का अध्ययन या केवल सेल का अध्ययन। इसमें से हमको देखना है। तो यहां पर हम हमने आपको बताया कि साइटोलॉजी में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सेल बायोलॉजी अगर यहां पर क्वेश्चन होता तो हम लोग यहां देखते हैं कि स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन आल्सो। अगर वहां पर हम फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा वो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। साइटोलॉजी यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है: ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच जो कि डील करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। यहां पर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में आपको ध्यान देना है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक तर्क ये दिया जाता है कि सेल जो एक माइन्यूट, अगर यूनिट सेल की बात करें तो एज अ होल बॉडी हमारी ग्रुप ऑफ सेल से बनी है, लेकिन एक सिंगल सेल में भी वो समस्त क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे पूरी बॉडी में होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या सिक्रीशन हो। तो इसी तरह ये एक बेसिक यूनिट सेल में भी हो रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। तो इसीलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब एक कोशिका के अंदर तरल पदार्थ जिसके अंतर्गत सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगला ऑप्शन जो हमारा स्टडी ऑफ एनिमल सेल था। स्टडी ऑफ एनिमल सेल एंड टिश्यूज के अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंदर। अगर टिश्यू सेपरेट की बात करें तो टिश्यू का अध्ययन हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। और चौथा ऑप्शन जो है साइटोलॉजी, ओनली सेल लिखा था, ओनली सेल नहीं है, फंक्शन ऑफ सेल्स है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया था। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सेल पूरा लेक्चर। हम लोग इसको एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वनस्पत में आऊं, आप लेक्चर देकर चला जाऊं, तो देखते हैं क्या है। बात करते हैं सेल है क्या। तो मैंने जैसे पिछले अभी स्लाइड में एक्सप्लेन किया, सेल कहते किसे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों मैंने बताया? तो एक बेसिक, एक सिंगल सेल में भी वो समस्त क्रियाएं होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, इसीलिए इसको एज अ होल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बात करें सेल की शुरुआत कहां से होती है, किसने इसको खोजा था? तो एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक एक थे। इन्होंने कॉर्क सेल में, कॉर्क जो एक आप बोतल देखे होंगे, बोतल के ऊपर एक डिब्बा एक बंद करने के लिए लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क सेल की इन्होंने स्टडी किया था, जिसमें इन्होंने हॉनी 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 जो उसका छत्ता होता है उसके जैसे इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, इस तरह का, ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसको इन्होंने नाम दिया था सेल का, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वो अगला पॉइंट लिखा है: ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या आपके बैक्टीरिया हो, ये सभी हमारे जो है सेल से ही बने होते हैं। इवन जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं वो भी हमारे सेल से ही बने होंगे। उनकी बाद में डेथ हो जाती है, लेकिन रहती तो अल्टीमेटली वो सेल ही है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या लिखा हुआ है: सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। जो हमारे सिंगल सेल से बने होंगे वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, और जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे कहलाएंगे, मेनी सेल से बने होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। सिंगल सेल के इसका एग्जांपल अगर बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके सामने साथ में खड़ा हूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना हुआ हूं। कोई भी एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सभी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं।
ये हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक ब्रीफली देख लेते हैं क्या क्या है। न्यूक्लियस सबसे मेन स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी सेल का, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या इवन आपकी बैक्टीरिया सेल हो, न्यूक्लियस पाया जाता है। बस डिफरेंस ये होता है बैक्टीरिया सेल में कि वहां पर जो हमारे जो कोशिकांग पाए जाएंगे वहां पर वो नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, लेकिन एक माइन्यूट एक न्यूक्लियस वहां पे बैक्टीरिया में पाया जाता है। देखते हैं क्या क्या यहाँ पर। अगर आप ऑर्गेनेल की देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रियोल है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं आगे स्लाइड्स में। सेल थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेल थ्योरी क्या है और इसको किसने फॉर्मुलेट किया है। तो यहाँ लिखा है स्वीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने इसको 1935 में स्वीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। इसके बाद एक सेल थ्योरी जो बेसिकली इन्होंने दिया था, वो केवल पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंगस हो या ह्यूमन बीइंग हो। जितने भी हमारे मैमल्स हैं वो सभी हमारे सेल से बने होंगे। और दूसरा पॉइंट जो आया निकल करके कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये है कि सभी सेल के अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। सेल अपने से ही डिवाइड हो करके एक दूसरी सेल बनाएगी। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये पॉइंट दिया गया था रुडोल्फ विर्को के द्वारा। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल इज डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आप नीचे डायग्राम भी देख रहे हो कि यहाँ पर सिंगल सेल है जो कि डिवीजन होकर के, डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस, दो तरह के डिवीजन होते हैं। इसके बाद हमारी बनती है प्रोजेनी सेल्स बनती हैं। ये हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है हमारी बन रही हैं। ठीक है, बात करते हैं कि सेल अब पूरा होल एज अ पूरा सेल की बात करें कि सेल में होता क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सेल एक बेसिक, अगर एक सिंगल सेल की बात करें तो सेल आर सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स एंड इन प्लांट्स सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। एक इसको आप एक सेल समझिए। अगर हम सेल का अगर बाहरी आवरण अगर देखेंगे तो हमारा ये जो बाहरी आवरण, अगर एनिमल सेल की बात करूं तो ये बना रहेगा सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, और अगर प्लांट सेल की बात करूं तो हमने प्लांट सेल में देखा है कि बाहरी एक स्ट्रक्चर होता है पपड़ी नुमा। आपने प्लांट देखे होंगे, आप कोई प्लांट ले लीजिए तो उसमें एक और सेल होता है। अगर आपने कभी प्लांट कभी काटा हो तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा। तो जो बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सेल वॉल। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेल वॉल क्या होता है। अभी आगे जैसे जैसे फर्दर आगे लेक्चर बढ़ेगा हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस विच कंटेन्स क्रोमोसोम एंड इन टर्न डीएनए। और उसके अंदर क्रोमोसोम होगा और क्रोमोसोम के अंदर ही हमारे डीएनए पाए जाते हैं। यहां पर जैसे हम लोग पीछे वाली स्लाइड देखते हैं जो मैंने इसके बारे में बताया, ये देखिए यहां पर ये है हमारा साइटोप्लाज्म जो कि एक मैट्रिक्स फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा कि यहां पर पाया जाता है हमारा ये डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक whereas सेल विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रोकैरियोटिक। यहां पर ये सिंपल पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है कि सेल दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सिंपल सा डिफरेंशिएट है कि आपको देखना यह है कि जिन सेल के अंदर हमारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल पाए जाएंगे वो हमारी सेल कहलाएगी यूकैरियोटिक सेल। और जिन भी सेल के अंतर्गत नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऑर्गेनेल पाए जाएंगे,
वो हमारी प्रोकैरियोटिक कहलाएगी। वो चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो या प्लास्टिड हो या आपका न्यूक्लियस हो, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड पाया जा रहा है तो आपका वो कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल, और अगर ये नॉन मेम्ब्रेनस है तो वो कहलाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। In both prokaryotic and eukaryotic cell, semi-fluid matrix called cytoplasm. साइटोप्लाज्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। साइटोप्लाज्म क्या है? अब सेल जो है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर खाली ऑर्गेनेल लाके रख दिया गया है। उसके अंतर्गत उसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत डिफरेंट ऑर्गेनेल हमारे इसमें हमको देखने को मिलते हैं। वो चाहे हमारे आपके न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो या सेंट्रियोल हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं इसको। Beside the nucleus, eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structures called organelle-like endoplasmic reticulum, जिसकी जो मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स है, जिसके बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे आगे स्लाइड्स में। सिंगल स्टडी हम लोग किया जाएगा और केवल उन्हीं चीजों को देखा जाएगा जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में जनरली पूछ लेता है, वो चाहे आरओ का एग्जाम हो या पीसीएस का हो या इवन चाहे कोई भी छोटे मोटे एग्जाम हो यूपी ट्रिपल एससी के, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी अभी तक खोजी गई है। तो वो है पीपीएलओ। पीपीएलओ सेल है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी जो साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर लेंथ की होती है। ये जो है हमारी अभी तक की स्मॉलेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये यहाँ पर एग ऑफ ऑस्ट्रिच का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये हमारी जो है लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल है। इसके बाद बात करें तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ये तीन सेल आपको याद रखनी है। नर्व सेल जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है। कभी कभार ये हमारी आरबीसीज का डायमीटर पूछ लेता है, रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर कितना है, तो ये 7 माइक्रोमीटर है। बात करते हैं अब स्पेसिफिक सेल की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सिंगल हम लोग देखेंगे और इसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की सिंगल में स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। पीपीएलओ को अगर फुल एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हमारी इतनी जो सेल्स हैं, ये हमारी कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ऑन द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो वो हमारा यूकैरियोट में आएगा, अगर नॉन मेम्ब्रेनस होगा तो हमारा प्रोकैरियोट में आएगा। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे वो नॉन मेम्ब्रेनस पाए जाएंगे। बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया: बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पिरिलम। जो बैसिलस होता है वो हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, और ये हमारा विब्रियो हमारा कॉमा शेप्ड होता है, कोकस हमारा स्पेरिकल शेप्ड होता है, स्पिरिलम जो है ये स्पेरिकल शेप्ड होता है। बात करते हैं और इसके अंदर क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो बेसिक फ्लूइड सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर तो पाया ही जाएगा जिसके अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल उपस्थित रहेंगे। वही ये बोल रहा है, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। अब बात करते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, उससे जो प्रोजिनी होती है
ये देखा जाता है कि हम लोग उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाते हैं। क्या इस तरह यही सेम पैटर्न हमारे प्रोकैरियोट सेल में भी पाया जाता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? डीएनए या आरएनए, कोई भी हो सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। वो बस उसमें ये रहता है कि वो नेक्ड होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स उसमें चिपकी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो वही पॉइंट यहाँ बताया गया है कि जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके अलावा एक ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमको जो देखना है प्रोकैरियोटिक सेल में, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मीसोसोम्स which is formed by the extraction of plasma membrane। जो हमने आपको बताया था कि जो सेल होती है इसकी जो बाहरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंतर्गत पाया जाएगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है अंदर की तरफ। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम। ये जो हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा ये कहलाएगा मीजोसोम। मीजोसोम इज एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे शरीर में यूकैरियोट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है, सेम वही वर्क करता है प्रोकैरियोट सेल्स में मीजोसोम। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन सोर्स है मीजोसोम। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के। अगर हम इसकी स्टडी करें इसके आउटर पार्ट की, तो यहाँ पर हमको इसके थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स कहां पर हमको देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा जो हमारा है ये ग्राम निगेटिव, वही इसके बारे में यहां लिखा हुआ है। तीसरा जो यहां पर पॉइंट दिया गया है कि इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये एक स्पेशल फीचर है जो कि केवल पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, जिसका नाम है क्रोमेटोपोर, जो कि उसको एक पिगमेंट विच कंटेन पिगमेंट, जो कि इसको कलर प्रदान करता है साइनोबैक्टीरिया को, इसका नाम है क्रोमेटोपोर। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बैक्टीरिया हमारे मोटाइल होते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। तो बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होगा तो इसमें फ्लैजला पाया जाएगा, फ्लैजला के सहारे ही यहां पर गमन होगा। फ्लैजला के अगर पार्ट की बात करें तो फ्लैजला एक ऐसे, जैसे आपने स्पर्म का डायग्राम देखा होगा, स्पर्म में ऐसे टेल होती है, तो उसी तरह जस्ट लाइक अ फ्लैजला का इसी तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें मैंने दिया होगा, एक मिनट। हाँ, ये स्ट्रक्चर है आपका फ्लैजला का। इसके तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है। बिसाइड्स फ्लैजला यहाँ पर दो स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक पिलाई, दूसरा फिम्ब्री। ठीक है। इसका बैक्टीरिया में गमन के लिए यूज होता है। इसके अलावा राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है। यूकैरियोट में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा। यूकैरियोट में जो होता है वो हमारा होता है 70S टाइप का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके और फीचर्स की, तो राइबोसोम्स में mRNA अटैच्ड होता है जो कि पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम का निर्माण करता है। इसके अलावा जो इसमें रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये आपके इंक्लूजन फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं आपके इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है।
गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि ब्लू और पर्पल जो कलर देते हैं फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये गैस वैक्यूल्स का भी काम है। बात करते हैं यूकैरियोट की। तो हमको यहाँ पे याद क्या रखना था? याद हमको यहाँ पर ये रखना था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम किस तरह का होता है? 70S टाइप का होता है। इसके अलावा हमको यहाँ पर ध्यान ये रखना था कि जो हमारा क्रोमेटोपोर जो स्ट्रक्चर होगा वो किस बैक्टीरिया में पाया जाएगा? तो वो प्रॉपर्टी है साइनोबैक्टीरिया की। इसके अलावा हमको यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये था कि मीजोसोम स्ट्रक्चर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम का वर्क क्या है? मीजोसोम का वर्क होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में बैक्टीरिया के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल बात करते हैं क्या है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे तो हमारे यूकैरियोट में आएंगे। अगर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, तो हमारे प्रोकैरियोटिक में आएंगे। वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि यूकैरियोटिक सेल possess organized nucleus with nuclear envelope and genetic material is organized into chromosomes। न्यूक्लियर जो हमारा कोई भी सेल होगी, सेल के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए या आरएनए। तो वही उसकी बात की गई है कि क्रोमोसोम के अंदर हमारे जो है जेनेटिक मटेरियल इनेबल्ड रहते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द, क्या डिफरेंस है बताया गया है प्लांट और एनिमल सेल में? केवल 2-3 डिफरेंस है जो हमको ध्यान रखना है। प्लांट सेल में हमारे सेल वॉल पाई जाएगी, प्लास्टिड्स पाए जाएंगे और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाएगी। प्लास्टिड क्या है? हरित लवक, जिसको हम लोग हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, ये प्लास्टिड है। और एनिमल सेल में क्या पाया जाएगा? एनिमल सेल में और जितने ऑर्गेनल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो और जितने भी और ऑर्गेनल रहेंगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल, जो कि हमारे प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम लोग आगे करते हैं। आगे यूकैरियोटिक सेल हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप के इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, चाहे वो सीलिया या फ्लैजलम हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बाकी यहाँ पे अगला जो पॉइंट लिखा गया है कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और नॉन इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है हम लोग को। ऑल द ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर बट दीज आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी ऐसे ऑर्गेनेल जो कि सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, ये हमारे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं। उसमें जैसे हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमारा हो गया, तो ये क्या करता है? ये हमारा आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये लाइसोसोम के क्रिएशन में मदद करता है। तो ये एक तरह से एक यूनिट में काम कर रहे हैं ये जितने ऑर्गेनेल हैं। तो इसको बोला जाता है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और कुछ हमारे और ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सीसोम हो गया, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं। इनका अपना अलग अलग अपना खुद का स्वयं फंक्शन है। जैसे क्लोरोप्लास्ट का है फोटोसिंथेसिस करना, माइटोकॉन्ड्रिया का है रेस्पिरेशन में हेल्प करना। तो ये हमारे नॉन इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब यहां पर इसको एक्सप्लेन किया गया है दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कि स्लाइड हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यूकैरियोटिक सेल, एनी सेल दैट कंटेन्स क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है डिफाइंड होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल की विशेषता होती है। अगर वनस्पत हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहां पर मैंने बताया कि यहां पर जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस पाया जाएगा
ये नहीं कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। दूसरा, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोटिक में हमारी आती हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगस सेल, एल्गल सेल, प्रोटिस्टा सेल, ये सभी हमारी जो है यूकैरियोटिक में आती है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ये जितनी भी सेल्स हैं हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आएंगी। न्यूक्लियस की बात करें तो मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। यहां पर लिखा है न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियस केवल इनिशियल स्टेज में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बाद में जब सेल मैच्योर स्टेज उसकी हो जाएगी तो न्यूक्लियस एक तरह से खत्म हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है अब्सेंट न्यूक्लियोइड रीजन केवल एक पाया जाता है, मतलब ऐसा रीजन जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट था पहले, अब खत्म हो चुका है। ठीक है। सेल साइज की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल की जो डायमेंशन होती है वो बड़ी होती है, अराउंड इसका जो लेंथ की बात करें तो 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखें तो स्मॉल होती है। अभी अपने पीपीएलओ के बारे में पढ़ा था जिसकी साइज केवल 0.1 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर थी। या आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ा था तो आरबीसीज की साइज केवल 7 माइक्रोमीटर तक थी। ठीक है। इसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन की बात करें तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है हाईली रेगुलेटेड होता है विद सेलेक्टिव ऑरिजिन एंड सीक्वेंस, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होगा ये एज एंटायर, मतलब कि यहां पर चेंज नहीं होता है, जो प्रोजनी बनेगी वो सेम एज अ फादर की जो प्रोजनी रहेगी वही आती है। जबकि हमारे में अगर हमारे में जो संतति उत्पन्न होती है उसमें एक सर्टेन चेंज आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में यूजली मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो होते हैं मोर देन वन होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और बात करें अगर प्रोकैरियोटिक में तो केवल वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड पाया जाएगा। डीएनए के अलावा आरएनए भी पाया जाता है। ये कोई वो नहीं है कि खाली केवल डीएनए ही पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या आरएनए कोई भी पाया जा सकता है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में हमारे जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो है इसमें यूकैरियोट में लार्ज होता है और प्रोकैरियोट में जो है ये स्मॉल होता है। ग्रोथ की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो स्लोअर होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो ग्रोथ होती है वो स्मॉलर होती है। ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनल की बात करें तो ऑर्गेनल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल हमने पढ़ा ही, चाहे वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो या प्लाज्मिड हो या सेंट्रियोल हो। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट इन ये प्रोकैरियोट सेल में मैक्सिमम जो ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट ही नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत ही कम ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं जो कि हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जबकि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में आइडेंटिटी जो होती है प्रोजनी में बिल्कुल फादर के सिमिलर ही होगी। ठीक है। आगे सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल यूकैरियोट सेल्स में, प्लांट्स में पाई जाती है, फंगस में पाई जाती है, बट इन ह्यूमन सेल्स में नहीं पाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट सेल्स में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। हमने इसके अभी पीछे पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी और साइटोप्लाज्मी दोनों में प्रेजेंट होगा, जो कि हमारा फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा। ठीक है। यहाँ पर उसको डायमेट्रिकली बताया गया है जो हमने पीछे पढ़ा कि यहाँ पर फ्लैजला और पिलाई, ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं ये दोनों आपके गमन में काम आते हैं प्रोकैरियोट सेल के। ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मिड पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, सेल वॉल होती है और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा।
इसके अलावा प्रोकैरियोट सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं, जिसमें कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जैसे राइबोसोम जो स्ट्रक्चर होता है जो दोनों में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोट सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिससे सोर्स ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसके बारे में हम लोग सेपरेट सेपरेट हर ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे आगे। कुछ बेसिक डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में, उसको देख लेते हैं। जो सेल वाल है, जैसे हमने पढ़ा कि एनिमल्स जो हमारी सेल होगी, इसमें किसी भी प्रकार की सेल वाल नहीं पाई जाएगी। जो इनिशियल जो कवरिंग होगी सेल की, वो किससे होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि सेल वॉल नॉट प्रेजेंट, ओनली हैव सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल एंड सरफेस सेल मेम्ब्रेन दोनों यहां प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का कोई काम नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का मेनली वर्क क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारे, और जो कि काम आएगा केवल प्लांट में। भोजन बनाने का काम कौन करेगा, प्लांट ही तो करेंगे। मनुष्य तो खाली बनाया हुआ खाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज की बात करें तो एनिमल सेल में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जबकि प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में होगा। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, जो कि हमारे लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं। करते क्या है, जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स नॉट यूजली प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट भी होगी तो स्मॉल या टेम्परेरी वैक्यूल्स फाउंड होती है एनिमल सेल में। बात करें सेप की, तो सेप जो होती है कई तरह की सेप्स हो सकती है। हमारी आरबीसीज की अलग सेप है, वो हाशिया नुमा सेप आपने पढ़ा होगा। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की अलग सेप्स होती है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो इनके यहाँ जो सेप होती है जनरली फिक्स होती है, रेगुलर होती है। ठीक है, बात करें वेन डायग्राम दिया है, जिसमें कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। यहां पर लिखा हुआ है कि सेल वाल का पहला डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाएगी, प्लांट सेल में सेल वाल कंटेन करेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक, वैक्यूल्स हमने पढ़ा था एनिमल सेल में अगर जनरली नहीं पाई जाती है, अगर पाई भी जाएगी तो वेरी स्मॉल होगी। यहां पर कंटेन लार्ज सेंटर वैक्यूल। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस यहां भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस यहां भी पाया जाएगा। ठीक, कंटेन लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, ये प्लांट में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इरेगुलर इन शेप, शेप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा, यहाँ पर प्लांट सेल में जनरली जो शेप्स होते हैं उनकी साइज लगभग लगभग एक सी होती है। ठीक है, इसके अलावा दोनों में कॉमन फीचर की अगर बात करें तो न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन तो रहेगी ही रहेगी, साइटोप्लाज्म रहेगा जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल इसी के अंदर पाए जाएंगे। इसके अलावा आपके अगर गोल्गी ऑपरेटर्स की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, राइबोसोम्स की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल हैं जो कि हमारे एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों में पाए जाएंगे। ओके, नमस्कार। बाकी हम लोग जितना भी इसके सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में हम लोग कल आगे स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।